नमस्कार बच्चों। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड इन दिस लेक्चर। बच्चों, आज का जो टॉपिक है डिस्पर्सिव मीडियम, ठीक है, वो थोड़ा बहुत कल से रिलेटेड करता है। मतलब आप लोग आज के टॉपिक के बारे में कुछ कुछ बातें जानते होंगे, ठीक है। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करवा रहे हैं अलग अलग जगह पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बहुत सारी बातें कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। इन सभी बातों के बीच में डिस्पर्सिव मीडियम की जो एक दो बातें हैं वो हम लोग कर लेते हैं। क्योंकि डिस्पर्सिव मीडियम मतलब कि जहाँ म्यू एप्सिलॉन ये सब आता है ना, जहाँ डिस्पर्जन होता है, वेव जहाँ पे ढंग से प्रोपोगेट नहीं कर पाती है, अटेन्यूएट होती है, रुकती है, वो डिस्पर्सिव मीडियम कहलाता है। ठीक है। तो डिस्पर्सिव मीडियम यूजुअली हम लोग फ्री स्पेस नॉन कंडक्टिव मीडियम लेंगे, और यहाँ पर हम कुछ ही तरह की कुछ बातें करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है पहला डिस्पर्सिव मीडियम के बारे में, ये तो कल का लास्ट टॉपिक था जो भी था। हेडिंग दीजिए रिलेटिव डायरेक्शन बिटवीन रिलेटिव डायरेक्शन बिटवीन E and H, between E and H inside the dispersive inside the dispersive medium। ठीक है। डिस्पर्सिव मीडियम की जब बात करेंगे तो यहाँ पर हम यूजुअली फ्री स्पेस नॉन कंडक्टिंग मीडियम की बात करेंगे। नॉन फ्री स्पेस नॉन कंडक्टिंग मीडियम की बात करेंगे। ठीक है, यूजुअली इसी की बात करेंगे। तो देखो, मैक्सवेल इक्वेशंस पहले हम लोग निकाल लेते हैं। इस तरह के मीडियम्स में किस तरीके की मैक्सवेल इक्वेशंस काम करती है। सो फ्रॉम मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, तो इस तरह की मीडियम में मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी वो देख लेते हैं। मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है। मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू जीरो। और यूजुअली हमने आप पहले बोला है कि डेल्टा को हम आयोटा के लिखेंगे। अगर आपको ध्यान हो तो क्यों लिखेंगे वही मैंने आपको पहले समझा दिया। तो आयोटा के लिख सकते हैं ई वेक्टर के साथ बराबर जीरो। और बेटा यही होती है आपकी फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन इन डिस्पर्सिव मीडियम। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कुछ नया नहीं रहेगा, आपको सब पढ़ा हुआ रहेगा, और ये आपने शायद पहले पढ़ा होगा। मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन की जब बात करते हैं, सो फ्रॉम मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन, मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन जो हमारे पास में है वो है डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो। और वही बात है कि डेल्टा को हम आयोटा के लिख सकते हैं। सो आयोटा के डॉट पी इज इक्वल टू जीरो। और के डॉट बी is equal to 0. This is the second Maxwell equation in dispersive medium. From Maxwell third equation की अगर बात करें, so from
Maxwell third equation. Okay, so that is the curl of E is equal to minus डेल बी अपॉन डेल टी। अब मैंने आपको पहले भी कहा है डेल अपॉन डेल टी को हम किस तरह से लिखते हैं बेटा, माइनस आयोटा ओमेगा, याद आ रहा तो। और हमको एच चाहिए, हमको बी नहीं चाहिए। तो अगर मैं एच की फॉर्म में लिखूं, ई और बी के बीच में, ई और एच के बीच में रिलेशन निकालना हो, तो मैंने कहा था ना म्यू और एप्सिलॉन काम करते हैं डिस्पर्सिव में, तो यहाँ पर बी बराबर म्यू एच, ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डेल्टा मतलब तो क्या हो गया, आयोटा के वेक्टर क्रॉस ई और इज इक्वल टू माइनस, और डेल्टा अपॉन डेल टी मतलब माइनस आयोटा ओमेगा, और बी का मतलब कितना हो गया, म्यू एच वेक्टर। तो आयोटा से आयोटा गया, माइनस माइनस जो है वो प्लस बन जाएगा, और कुल मिला के अगर देखा जाए तो के क्रॉस ई इज इक्वल टू म्यू ओमेगा एच। इस तरीके से बन जाएगा। अब ये है डिस्पर्सिव मीडियम के लिए मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। अब लास्ट इक्वेशन की ओर बात कर लेते हैं, दैट इज द मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। सो फ्रॉम मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, फ्रॉम मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, तो वो हो जाएगी कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू जे प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी। वही बात सेम हम लोग जो करने वाले हैं। डेल्टा को तो हम लोग लिख देंगे आयोटा के क्रॉस बी को हम लिख देंगे म्यू एच। अब म्यू तो कोई वेक्टर होता नहीं है, तो म्यू जे प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल अपॉन डेल टी को माइनस आयोटा ओमेगा लिख देंगे, और ई म्यू से म्यू गया, और इससे भी ये म्यू चला गया। और रही बात आयोटा की, तो आयोटा का इलाज भी कर देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, खैर ठीक है। आप चाहो तो इलाज करो, वरना कोई बात नहीं, आप सीधा लिख दो ना। इलाज ऐसे करना होता है, देखो आपको, आयोटा को यहाँ से डालो और नीचे बटा में लगा दो, बटे में मतलब भाग में लगा दो, तो ये तो जाएगा के क्रॉस एच बराबर, और आयोटा ऊपर पहुंच जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो आयोटा जे वेक्टर, और ये तो माइनस एप्सिलॉन ओमेगा और ई वेक्टर। बस खत्म काम, आयोटा से आयोटा कट ही जाएगा यहाँ पे। तो ये मेरे पास मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी, कहाँ पर, उस तरह के डिस्पर्सिव मीडियम में। अब हम फेज भी निकाल सकते हैं ई और एच के बीच में, फेज का मतलब एंगल होता है एक तरह से, तो वो निकाल सकते हो, फेज बिटवीन ई एंड एच in a dispersive medium, in a dispersive medium। तो आप E और H के बीच में भी कुछ फेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें ना। फेज मतलब एंगल होता है उन दोनों के बीच का एंगल। तो हम जानते हैं K क्रॉस E, दैट मीन्स फ्रॉम द मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन इन डिस्पर्सिव मीडियम, फ्रॉम द मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन इन डिस्पर्सिव मीडियम हो जाएगा। और
H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K क्रॉस E अपॉन म्यू ओमेगा। और हम ये जानते हैं अगर मान लो प्रोपोगेशन डायरेक्शन जो है वो एन कैप है, अगर मान लो प्रोपोगेशन डायरेक्शन जो है वो एन कैप है, तो इसको हम डायरेक्शन की फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो एच जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा 1 अपॉन म्यू ओमेगा के एन कैप क्रॉस ई वेक्टर, ठीक है, के एन कैप क्रॉस ई वेक्टर। या फिर हम ये भी तो कहा था कि के जो होता है ना वो अल्फा प्लस आयोटा बीटा की टर्म्स में हो सकता है, तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा की टर्म्स में इसको लिखें के को, और एन कैप क्रॉस ई तो खैर अलग है ही सही जो है, उसको नहीं छेड़ना, अपॉन। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि ये इस तरह की फॉर्म बन गई है, मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं कि इफ z इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो हम ये जानते हैं जो फेज होता है ना, देन टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा अपॉन अल्फा, इमेजनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, ठीक है ना, इमेजनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। और यहाँ पर ना हमारे पास में जो अल्फा है वो है अल्फा प्लस एन कैप अपॉन ई समथिंग जो भी है, मतलब कुल मिला के मैं ये मान सकता हूँ कि इसको ऐसे लिखो, देन अभी इसको ऐसे लिख दो यार, ये तो वरना कंफ्यूज होगे। अगर हमारे पास ये x प्लस आयोटा वाई होता है, देन टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स होता है, इमेजनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। और यहाँ पर हम लोग अगर इमेजनरी रियल पार्ट को अपॉन करें तो यही बनेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। और वही केस हमने जो कल लिखा था गुड कंडक्टर के लिए, हम जानते हैं केस नंबर 1, अगर मान लो गुड कंडक्टर है, अगर मान लो गुड कंडक्टर है तो उसके लिए अल्फा इज इक्वल टू बीटा होता है, जिसका अपन ने कर लिखा था रूट ऑफ म्यू सिग्मा ओमेगा बाय 2। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, सिंपल सी बात है। अगर पुअर कंडक्टर हुआ तो अगर पुअर कंडक्टर हुआ तो अल्फा की वैल्यू कितनी लिखी थी हम लोगों ने, रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन ओमेगा, और बीटा कितना लिखा था, सिग्मा बाय 2 रूट ऑफ म्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो इससे टेन थीटा कितना आया था, सिग्मा अपॉन 2 ओमेगा एप्सिलॉन, सिंपल सी बात है, दैट्स इट। अब अगर हमें इम्पीडेंस निकालना है, इम्पीडेंस का फॉर्मूला तो आपको पता ही है खैर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए E अपॉन एच होता है। अब E अपॉन एच आप यहाँ पे लगा दो, जो भी आपका गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर केस है, तो रेडिएशन इम्पीडेंस निकल जाएगा। हालांकि आज वाला टॉपिक में ये रेडिएशन इम्पीडेंस इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बट फिर भी डिस्पर्सिव मीडियम की जब बात हो ही रही है तो जब पूरी बात हो जाए तो बढ़िया रहेगा ना। तो हम जब डिस्पर्सिव मीडियम की बात कर ही रहे हैं तो फिर ये अंतिम चीज क्यों छोड़े, लिख लो, रेडिएशन इम्पीडेंस इन
dispersive medium in a dispersive medium. ठीक है, इसमें देखो, देखो z जो है वो तो सिंपली ये हो जाएगा ई अपॉन एच, ये फॉर्मूला होता है। तो म्यू ओमेगा अपॉन मैग्नीट्यूड निकालना है खैर, तो रियल पार्ट प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, यहाँ से निकाल लो, उसमें क्या दिक्कत है। ये रहा, मैग्नीट्यूड तो चाहिए आपको, तो आप क्या करो, इस ई को यहाँ भेज दो, तो एच अपॉन ई इस वाले फॉर्मूले से सब निकल जाएगा। ई को हटा के एच के नीचे भेज दो और मैग्नीट्यूड ले लो, तो एच अपॉन ई तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन म्यू एप्सिलॉन होगा, म्यू ओमेगा, और उल्टा ई अपॉन एच आपका ये आ जाएगा, सिंपल सी बात है। इसमें दो केस चलते हैं। नंबर वन, पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर केस में अल्फा की वैल्यू तो हो जाएगी रूट ऑफ, और बीटा की वैल्यू कितनी है, तो इससे z कितना हो जाएगा, जरा अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करना बेटा। तो म्यू ओमेगा तो एक सही, नीचे अल्फा स्क्वायर है तो अल्फा स्क्वायर लगाते ही कितना हो जाएगा, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लगाओगे तो सिग्मा स्क्वायर बाई 4 म्यू अपॉन एप्सिलॉन। आ गई बात समझ में। और अब इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करें, ओमेगा स्क्वायर को रूट से बाहर ले लो और ऊपर की ओमेगा से काट दो, म्यू को भी कॉमन ले लो, तो ऊपर क्या बचेगा, अकेला एक म्यू बच जाएगा, और नीचे बचेगा एप्सिलॉन प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2, सॉरी 2 तो नहीं 4 ही बचेगा फिलहाल तो, 4 is equal to root of mu upon this 1 upon 1 plus sigma upon 2 epsilon ओमेगा का होल स्क्वायर पावर 1/2। सिंपल। अगर गुड कंडक्टर केस लें तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, बिकॉज गुड कंडक्टर में तो अल्फा और बीटा दोनों ही बराबर होते हैं। सो फॉर गुड कंडक्टर अल्फा इज इक्वल टू बीटा, दोनों बराबर होते हैं, और इनकी वैल्यू होती है रूट ऑफ यू सिग्मा बाई 2 ओमेगा जो भी है। तो z कितना हो जाएगा हमारे पास, ये तो वही स्क्वायर रूट लेंगे तो इतना बचेगा रूट ऑफ 2 और म्यू सिग्मा ओमेगा बाई 2। तो कुल मिला के 2 रूट कट गया, म्यू से म्यू कट गया, ओमेगा से ओमेगा कट गया। अच्छा रूट तो है ना, ये रूट में है, सॉरी दिस इज इन द रूट, मतलब कोई बात नहीं। तो ये रूट से रूट को कट जाएगा, यहाँ पर ये
ओमेगा बच जाएगा, तो कुल मिला के जो बचेगा वो बचेगा रूट मी ओमेगा बाई सिग्मा। बस इस तरीके से रेडिएशन इम्पीडेंस भी इजीली निकल सकता है बिना किसी बाधा के। ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ थियोरेटिकल पोर्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, कोई कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। अब अगर तुमसे कोई ऐसा पूछ ले कि पॉइंटिंग वेक्टर का एवरेज किस तरीके से वो निकालते हो, या एवरेज एनर्जी कैसे निकालते हो, तो एवरेज एनर्जी या एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर कुछ भी एवरेज निकालना हो ना बेटा, तो एवरेज का एक अपना फॉर्मूला होता है। जैसे मान लो कंप्लीट पॉइंटिंग वेक्टर मतलब जीरो से लेके टी तक टाइम पीरियड तक, टी मतलब 2 पाई बाई ओमेगा, तो जीरो से लेके टी टाइम पीरियड में टोटल पॉइंटिंग वेक्टर अपॉन टोटल टाइम पीरियड, अपॉन टोटल टाइम पीरियड। इन द सेम वे टोटल एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो टोटल टाइम पीरियड के अंदर टोटल एनर्जी अपॉन टोटल टाइम पीरियड। कितना आसान है, बहुत इजी है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को करने के लिए हमको क्वेश्चंस तो ज़रूरी है करना। ठीक है, तो थोड़े से क्वेश्चंस की ओर रुख करते हैं मेरे हिसाब से, तो ताकि कोई भी नया टॉपिक पढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ मात्रा में सवाल अगर हो जाए तो पढ़ने का मज़ा आता है। क्योंकि देखो प्रैक्टिस, और एक तरह से ये बोल दो कि न्यूमेरिकल्स जो होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रीढ़ की हड्डी होती है। अगर न्यूमेरिकल्स में अप्रोच आपकी नहीं है तो फिर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्लियर होना मुश्किल है। थ्योरी तो बहुत ज़रूरी है, थ्योरी से सवाल समझ में आता है। ठीक है, बट फिर भी हमको इस तरीके का काम तो करना ही पड़ेगा जिसमें न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हम न्यूमेरिकल्स करना शुरू करेंगे यहाँ से। चलो सवाल नंबर 1 लिखो। कंसिडर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेन वेव्स consider two electromagnetic plane waves propagating in vacuum propagating in a vacuum। एक मिनट ना बच्चों,
propagating in vacuum with their electric field vectors with their electric field vectors वेक्टर्स भी दे रखे हैं आपको E1 वेक्टर इज इक्वल टू E नोड cos अच्छा दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सेम डायरेक्शन में दे रखे हैं आपको ना E नोड cos सवाल नंबर 1 पूछा है आपसे evaluate the magnetic field vector evaluate the magnetic field vector corresponding to the superposition of corresponding to the superposition of these two waves ये पहला प्रश्न है दूसरा प्रश्न है कैलकुलेट द टाइम एवरेज एनर्जी डेंसिटी calculate the time average energy density as well as the time average pointing vector जो मैंने ऊपर फॉर्मूले लिखे ना उन्हीं फॉर्मूले से आपको टाइम एवरेज निकलेगा ठीक है ना as well as time average pointing vector आप सुनना ध्यान से बच्चों हमें क्या निकालना है मैं पहले सवाल के लिए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर निकालना है कॉरस्पॉन्डिंग टू द सुपरपोजिशन ऑफ दीज टू वेव्स सबसे पहले हम दोनों वेव्स को सुपर इम्पोज करेंगे सुपर इम्पोज करके रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे सुपर इम्पोज का मतलब होता है बेटा ऐड कर देना तो सबसे पहले सवाल के लिए हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे जिसमें दोनों वेव्स को सुपर इम्पोज कर देंगे मतलब दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर देंगे चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है और ई नोड दोनों में कॉमन है ही सही सो कोस के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस कोस के जेड प्लस ओमेगा टी आई कैप cos a minus b multiply with the cos a plus b सॉरी cos a minus b क्या होता है cos a cos b plus sin a sin b और cos a plus b क्या होता है cos a cos b minus sin a sin b तो sin a sin b तो कैंसिल हो जाएगा केवल क्या बचेगा cos a cos b सो ट्वाइस हो जाएगा ट्वाइस ऑफ cos a और cos b ठीक है और ये है आई केप डायरेक्शन में बहुत सिंपल सा ओके फाइन अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल चुका है अब आपको क्या निकालना मैग्नेटिक फील्ड तो मैं पहले पुराना तरीका समझाता हूँ फिर हम जब अगले और सवाल करेंगे तो उसमें नए तरीके बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं फिलहाल
पुराना तरीका, ओल्ड तरीका ये है कि कर्ल ऑफ ई, सबसे पहले हमको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये इक्वेशन काम में लेनी है। ये स्टेप भूलना मत। इस स्टेप में सबसे पहले हम कर्ल ऑफ ई निकालेंगे। कर्ल मतलब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है ई का। क्रॉस निकालने के लिए आपको बखूबी पता है, मैट्रिक्स से सोल्व करते हैं। सो आई केप, जे केप, के केप, फिर जो पहले लिखा हुआ है उसके कॉम्पोनेंट्स डेल्टा लिखा हुआ है, तो डेल्टा ए कॉम्पोनेंट्स डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। फिर जो बाद में लिखा हुआ उसके कंपोनेंट, अब यहाँ बाद में क्या लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, तो ई के कंपोनेंट वही होंगे। पहले एक्स कंपोनेंट देखो, ई में तो केवल एक्स कंपोनेंट ही है, आई कैप लिखा हुआ है ना, तो आई कैप का मतलब ये जो भी है वो ई का एक्स कंपोनेंट ही तो है, आई कैप डायरेक्शन में। तो बस ई का एक्स कंपोनेंट, वाई तो कोई कंपोनेंट ही नहीं है, जेड भी कोई कंपोनेंट है नहीं। सोल्व करेंगे तो आई कैप, फिर ये गया, दिस मतलब जीरो, फिर माइनस जे कैप, ये गया और ये गया, ये गया, तो डेल अपॉन डेल एक्स तो जीरो, फिर माइनस डेल ई एक्स अपॉन डेल जेड, ठीक है, फिर प्लस के कैप, ये गया, दिस तो ये हो जाएगा डेल माइनस में ई एक्स अपॉन डेल वाई, बस सिंपल सॉल्व कर लो। अब ई एक्स तो आपको पता ही है, माइनस माइनस प्लस, तो जे कैप ई एक्स ये रहा, इसमें ये रहा जेड, तो जेड के रेस्पेक्ट में आप करोगे तो कोस का होता है माइनस साइन और के भी आगे आ जाएगा, सो माइनस टू ई नोड के और साइन के जेड कॉस ओमेगा टी। वाई के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाएगा डेरिवेटिव, बिकॉज इसमें कहीं पर भी वाई नहीं है बेटा, इसलिए बाकी सब तो जीरो हो जाएगा, केवल जे के पाएगा। अगली स्टेप में बच्चों करना कुछ नहीं है, आपने ये समझ लिया कि ये माइनस जे के डायरेक्शन में है, तो इसको यहाँ पुट कर देना है। अब इसमें माइनस भी, इसमें ही माइनस है, तो माइनस माइनस तो क्या कॉमन आ जाएगा, तो डेल पी अपॉन डेल टी जो कंपेयर करोगे आप, वो हो जाएगा टू ई नॉट के साइन के जेड और कोस ओमेगा टी। अब बी निकालने के लिए इसको टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो टी के रेस्पेक्ट में करोगे तो यही है बस, तो इसका हो जाएगा कोस ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी, और ओमेगा नीचे आ जाएगा, सो टू ई नोड के अपॉन ओमेगा साइन के जेड और कोस ओमेगा टी। बात बहुत सिंपल सी है। और वेक्टर फॉर्म में अगर आपको निकालना है तो ये जे कैप तो खैर चल ही रहा है, तो वेक्टर फॉर्म में किस डायरेक्शन में हो जाएगा, जे कैप डायरेक्शन में हो जाएगा, बस सिंपल। ये आपका पहले का आंसर हो गया। तो आप पारंपरिक तरीका सीख गए ना, क्या है पारंपरिक तरीका, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ये इक्वेशन काम में लेनी है। न्यू तरीका भी मैं आपको बाद में सिखाऊंगा कल, जो हम और सवाल करेंगे उसमें। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड अगर गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या करना है, वो भी मैं कल सिखाऊंगा। आज आप बस इतना सीखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर गिवन है और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ये तरीका है, मतलब मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन काम में लेनी ही पड़ेगी। अब हमको टाइम एवरेज एनर्जी डेंसिटी निकालना है और टाइम एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर भी निकालना है। तो पहले हमको एनर्जी निकालना पड़ेगा, तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है बाद में फिर टाइम एवरेज निकालेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आपको लिखा रखा है मैंने फॉर्मूला, ई का वैल्यू आपने अभी देखा ही है, सो टू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर के जेड और कोस स्क्वायर ओमेगा टी। मैंने केवल ई का वैल्यू पुट किया है, ओके सॉरी, ई के वैल्यू में
टू था तो टू का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब हमने फॉर्मूला लिखा था कि टाइम एवरेज एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, जीरो टू पाई बाई ओमेगा यू डी टी अपॉन समझ में आएगी बात। ओके, अब आप सीधा सा यहाँ पे सॉल्व कर लो, तो टी का तो हो जाएगा ओमेगा अपॉन टू पाई, और जीरो से टू पाई बाई ओमेगा, टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर के जेड। अब कोस स्क्वायर ओमेगा टी का सीधा नहीं होता है, इसको चेंज करना पड़ेगा, वन प्लस कोस टू ओमेगा टी बाय टू में डी टी। अब जो चीजें कॉमन आ रही है वो कॉमन ले लो, तो ओमेगा अपॉन टू पाई मल्टीप्लाई विद ये टू से फोर करेगा टू टाइम्स, तो टू एप्सिलॉन ई नॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर के जेड। इसका करते हैं, वन का हो जाएगा टी, कोस का हो जाएगा साइन टू ओमेगा टी अपॉन टू ओमेगा, जीरो से टू पाई बाई ओमेगा, टू से टू चलेगा, ओमेगा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर जेड अपॉन पाई। ठीक है, अपर लिमिट रखेंगे तो टू पाई बाई ओमेगा, यहाँ रखो आप टी के लिमिट टू पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा से ओमेगा टू से टू गया तो साइन पाई जीरो होता है, और जीरो सब जीरो हो जाएगा, तो केवल इतना बचेगा टू पाई बाई ओमेगा। अब इससे ये गया, इससे ये गया, तो कितना हो गया हमारे पास फाइनल आंसर, टू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर, दैट्स योर टाइम एवरेज एनर्जी डेंसिटी। अब टाइम एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर निकालना है, तो आपको सबसे पहले पॉइंटिंग वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो पॉइंटिंग वेक्टर निकालने की प्रोसेस क्या है कि सिंपल सा ये फॉर्मूला आप काम में ले लीजिए, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। अब आपको ई पता है, आपको बी पता है, आपको दोनों पता है, तो क्या आप ई क्रॉस बी नहीं निकाल सकते? अरे क्यों नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलो निकाल के देखते हैं। तो देखो ई और बी, ई जो है वो क्या है, ये रहा ई नोड टू कोस के जेड कोस ओमेगा टी, और बी के अंदर क्या है, टू ई नोड के साइन के जेड और कोस ओमेगा टी। पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो टू और टू कितना हो गया, फोर हो गया। एक मिनट रुको, वन अपॉन म्यू नोट तो लिख दूं मैं। अब रुको, ई नोड और बी नोड के अंदर देखना, जरा पीछे आओ, यहाँ भी टू है, यहाँ भी टू है, फोर ई नोड स्क्वायर, फोर ई नोड स्क्वायर के अपॉन ओमेगा तो लिखते हैं अपन पहले, तो फोर ई नोड स्क्वायर के अपॉन ओमेगा। अब साइन, साइन कोस का इलाज करते हैं, यहाँ पे कोस के जेड है, यहाँ पे साइन के जेड है, चलो ये दो तो लिखते हैं कम से कम। एक तो है कोस के जेड और एक है साइन के जेड। अब ओमेगा टी का इलाज करते हैं, यहाँ पे कोस ओमेगा टी, यहाँ पे कोस ओमेगा टी। अरे ये कोस कैसे रह गया, ये तो कोस का अवकलन तो साइन हो गया था ना, ये कैसे रह गया, सॉरी गलती हो गई। यहाँ तो कोस को आपने इंटीग्रेट किया था ना, तो साइन आना चाहिए ना यहाँ पे, ये तो गया, गलती हो गई, यहाँ साइन ओमेगा टी आना चाहिए था कोस का, तो ये हमारे पास साइन आएगा, तो साइन
कोस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी। अच्छा ठीक है, ये तो बड़ा मजेदार बनेगा। इस 4 के दो टुकड़े कर लो, दो यहाँ भेज दो और बचा कुचा दो यहाँ भेज दो, तो 2 साइन ए साइन बी मतलब साइन 2a, ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, है ना। और म्यू को थोड़ा सा एडजस्ट करके काटेंगे। सो के अपॉन ओमेगा होता है वेव वेलोसिटी, के अपॉन ओमेगा होता है वेव वेलोसिटी, ओमेगा अपॉन के क्या होता है वेव वेलोसिटी, तो 1 अपॉन म्यू नॉट ई नॉट स्क्वायर अपॉन ये वेव वेलोसिटी हो गया, v बराबर ओमेगा अपॉन के होता है ना, इस वजह से। और ये हो जाएगा हमारे पास साइन 2 थीटा, और इधर भी क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है उसी फॉर्मूले से। अच्छा हमने के कैप तो लगाया ही नहीं, देखो इधर आई में है, ये आई कैप में है, ये जे कैप में है, तो आई क्रॉस जे बराबर होता है के, तो ये हो जाएगा के कैप के अंदर, तो साइन 2 के जेड के कैप सिंपल। v बराबर होता है हमारे पास में 1 अपॉन रूट म्यू एप्सिलॉन अपॉन म्यू नोड, और ये हो जाएगा ई नोड स्क्वायर। ठीक है, बस थोड़ा सा एवरेज निकालना पड़ेगा हमको, टाइम एवरेज, तो ये इससे कट जाएगा, रूट टाइम्स ये रूट बच जाएगा, ठीक है। और अब टाइम एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ई नोट स्क्वायर साइन 2 के जेड और साइन 2 ओमेगा टी। के कैप एक बार रहने दो क्योंकि वो डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन को बाद में ले लेंगे हम लोग। और ये हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, क्योंकि इतना टोटल टाइम हमारे पास में है। अब इसका टी के रिस्पेक्ट में आपको समाकलन तो करना है, तो बस बाकी बचा कुछ लिख दो, जैसे मान लो ओमेगा अपॉन 2 पाई बचेगा एक तो, ठीक है। और के ई नॉट स्क्वायर को ई नॉट स्क्वायर लिख दो, और म्यू नॉट ओमेगा, मतलब मैंने इसको वापस से के और ओमेगा में कन्वर्ट कर दिया जैसे पहले किया था, साइन 2 के जेड। कहने का मतलब ये है कि मैंने यही फॉलो अप किया है, ये वाला मैंने के अपॉन ओमेगा को बी में कन्वर्ट नहीं किया और बी को रूट इसमें कन्वर्ट नहीं किया। हाँ वो तो खैर आपकी इच्छा है। फिर अब देखो साइन ओमेगा टी का समाकलन क्या होता है, माइनस कोस ओमेगा टी, और जो टी का मल्टीपल है वो नीचे आ जाएगा, 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, सिंपल, ठीक है। आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो कोस वैसे 0 हो जाएगा, फिर आप इसको कन्वर्ट नहीं भी करोगे तब भी वो तो 0 होना है, तो होना ही है, तो कोस ये बन जाएगा 1, 1 माइनस 1 मतलब 0 होगा, ठीक है, कन्फर्म 0 होगा, तो बस ये आपका आंसर आ गया 0। इस तरीके से आपको निकाल, बाकी सवाल कल करेंगे, है ना। फिलहाल के लिए हम विराम लेते हैं आज की क्लास से, अब कल मिलेंगे इसी के साथ। थैंक यू सो मच। अब हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करने वाले हैं बेटा, इसलिए एब्सेंट मत रहना, क्योंकि यही प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको आगे जाके एग्ज़ाम क्वालिफाई करवाएगी, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थैंक यू।